नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए ओवैसी का पार्ट 2। हम आखिर पूछ रहे हैं कि वो ओवैसी जो इस देश के न्याय व्यवस्था को ललकारता है, इस देश की न्याय व्यवस्था ही नहीं, इस देश की संप्रभुता को जो चैलेंज करता है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा कब दायर होगा और इसकी अरेस्ट कब होगी। आखिर इस देश के संप्रभुता को ललकारने वाले ऐसे छोटे से चुटपुंजे लोगों को अगर हम बर्दाश्त करेंगे तो इस देश के खिलाफ बोलने वालों की तादाद और फौज खड़ी हो जाएगी, और जिसका मसीहा और मुखिया बनकर यह इस देश के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति पैदा करेगा। इसके भाई के खिलाफ पहले से ही देश के खिलाफ युद्ध करना और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। देश की न्याय व्यवस्था का यह पंगुपन है, उसकी ये कमजोरी है कि 10,000 के जमानत पर वो बाहर घूम रहा है और आज भी बोल रहा है। लेकिन हमने उसके खिलाफ ऐसा कैंपेन चलाया था कि उसकी हिम्मत ने आज हैदराबाद के बाहर हिंदुस्तान के दूसरे कोने में जाए, लेकिन उसकी लोकप्रियता की जरूरत देशद्रोह फैलाने के लिए इसके पार्टी को है, और इसलिए अकबर हिंदुस्तान में घुस नहीं सकता, घूम नहीं सकता। तो अब खुद बड़े ओवैसी ने ही तय किया कि छोटे भाई की भाषा में बोलूंगा, क्योंकि उसके बगैर उन लोगों को देशद्रोह की भावना फैलाने के लिए अपने चेहरे का यह उपयोग नहीं कर सकता। और इसलिए एक रणनीति के तहत कई देशों में जाकर उनकी मदद लेकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ यह हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हम आम जनता एक राजनीतिक एक सांसद की बयानबाजी केवल देखकर, समझकर और मानकर चुप बैठे हैं, और यह हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी, क्योंकि यह जिना का दूसरा अवतार है। अगर हम इसको समय पर नहीं पहचानेंगे तो हिंदुस्तान को, बड़ा दुखद मन से कह रहा हूं, लेकिन एक विभाजन का भी दर्द झेलना पड़ सकता है, और वो झेलना ना पड़े इसलिए ऐसे जिना का उदय समय रहते ही रोकना चाहिए। आज के दूसरे इस एपिसोड में हम हिंदुस्तान से बेखौफ होकर बोलने की बात करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आह्वान करते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके आप अपनी बात को कहिए। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो नाम जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक से कम नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी शपथ तो हिंदुस्तान के संविधान की लेता है, लेकिन उसी संविधान के खिलाफ बोलता है और भारतीय संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है। खुलेआम एमआईएम पार्टी का नेता देश में भड़काऊ बयानबाजी करता है, रहता तो हिंदुस्तान में है और बातें राष्ट्र विरोधी करता है। ओवैसी देश के लिए वो काला दाग है जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए धर्म पर अभद्र टिप्पणी की। यही नहीं, खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि याकूब के पीछे किसी राजनीतिक ताकत के न होने के चलते उसे सूली पर लटकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि याकूब मुस्लिम है, इसलिए जल्दी फांसी दी जा रही है। ओवैसी ने उस आतंकवादी का समर्थन किया है जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, जो सीधे तौर पर मुंबई धमाकों में लिप्त था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद याकूब को फांसी होना तय। महाराष्ट्र सरकार ने फांसी के लिए 30 जुलाई का डेथ वारंट भी जारी किया है। ऐसे में आतंकवादी का समर्थन ओवैसी कर रहा है। ये पहली बार नहीं जब ओवैसी भाइयों ने देश के खिलाफ बयानबाजी की। इससे पहले भी अकबरुद्दीन ने खुलेआम देश के कानून को नपुंसक करार दे दिया और पूरे देशवासियों को सबक सिखाने की घिनौनी बात कही। ऐसा देशद्रोही ओवैसी जैसा सांप देश के लिए जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। आए दिन देश के ये दोनों देशद्रोही देश के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ऐसे जहरीले ओवैसी बंधुओं का सर कुचला जाए। असदुद्दीन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और ऐसे देशद्रोही को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। तो यह मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के अमेरिका से जुड़े हैं अड़प्पा प्रसाद जी, जो खुद आंध्र प्रदेश से है। अड़प्पा जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे ये देश के दो देशद्रोही भाइयों के बारे में?
नमस्कार जी। और ये असाउद्दीन ओवैसी, इनका भाई और इसका बाप हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ, इसके इसके प्रति कोई इज्जत नहीं है। इन हम्म। लोग हैदराबाद में अपना स्वतंत्रता आने के बाद 1947 से ही कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल राजनीति करते आए हैं। इतने लोग हैं, इनको कोई भारतीय संविधान या कानून व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। यही असदुद्दीन ओवैसी, जो चार मीनार को लोकसभा में रिप्रेजेंट करता है, हम्म। आंध्र प्रदेश, उस समय पूरा आंध्र प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनको खुले चुनाव दिया था कि जो है तुम अपना वर्दी उतार के तुम सड़क पे आ जाओ, मैं तुमको देख लूंगा। ये इस टाइप का आदमी है। और इनका जो है कई लोगों को दुबई में, सऊदी अरेबिया में, इवन सीरिया में इनका कुछ ताल्लुकात है। इनके प्रति जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्होंने ट्रेजन वाली बात, मतलब भारत के खिलाफ कई बार बोले हैं, और इनके खिलाफ एक्चुअली कार्रवाई होना चाहिए। देश विद्रोही, देश विद्रोह, ये कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। बिल्कुल। और आप अमेरिका में बैठकर जब भारत में होने वाली ऐसी घटनाओं की तरफ देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बड़ा चिंता होती है, क्योंकि हम अमेरिका में रहते हैं। यहाँ कितना कानून के प्रति मतलब सबका विश्वास होता है। इस टाइप का आदमी ये वाक्य बोला है, इसी बात पे इनको तुरंत अरेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ट्रेजन ऑफ द कंट्री, ट्रेजन अगेंस्ट द कंट्री। ये अमेरिका में ऐसे ही करते हैं। और भारत में आपको शायद पता नहीं होगा, इसलिए बताना चाहता हूं, इसके भाई के खिलाफ तो इससे भी ज्यादा भड़काऊ भाषणों के ऊपर केस हुआ, थोड़ी देर के लिए अरेस्ट हुआ और केवल 10,000 रुपए के जमानत पर वो रिहा है। क्या ऐसा कानून ऐसे देशद्रोहियों को बढ़ावा नहीं देता है? बिल्कुल। आई मीन ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये इसका भाई पूरा हिंदू देवता लोग के खिलाफ ऐसा शब्द बोले हैं, और कोई बोलता है तो फिर उनको अंदर किया जाता है। और इनको क्यों नहीं किया है, यही भारतीय विदेश में जो रहते हैं प्रवासी भारतीय, बहुत हम लोग खिन्न होते हैं। बहुत चिंता होती है कि ऐसा क्यों होता है, और ये इनको ऐसा करने क्यों जा रहा है। बिल्कुल। आप क्या भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार इसमें क्या करे? सरकार इस पे कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बात कर रहे हैं, पूरा कानून व्यवस्था को ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ उस समय जो हुआ है उसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें क्यों नहीं हुआ। तो ये क्या कानून को चुनाव दे रहा है? मतलब कानून को ये मतलब प्रश्न पूछ रहा है। और ये याकूब मेमन वाली बात, वो पूरा कानून व्यवस्था का वो जजमेंट है, तो उनके खिलाफ ये जा रहा है, तो कार्रवाई तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये कम्युनल भड़कावा दे रहा है ना। बिल्कुल। धन्यवाद अड़प्पा जी, आपने टाइम निकाला और बिंदास बोल में हमारे साथ जुड़ गए। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी जय हिंद। हाँ। ओवैसी और काबू आजमी दोनों पर देशद्रोही मुकदमा चलना चाहिए। साध्वी प्राप्ति साक्षी महाराज का 4 बच्चों बयान पर भारत में भूचाल आ गया था। मोदी जी से जवाब मांगा गया। आबू आजमी को देशद्रोही बयान पर मुलायम और अखिलेश यादव से जवाब क्यों नहीं मांगा जाता? हाँ, तो ये हो गया। उड़ीसा का एक खबर कागज लिख दिया, आबू आजमी कोर्ट राय का स्वागत किया है। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप भी आए हुए, व्हाट्सएप भी हम आपको दिखाते हैं। आप भी इन नंबरों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर कर भेजें। व्हाट्सएप। मैं क्या, कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा कभी। ये लोग गद्दार हैं, गद्दार। और कोई मीडिया, कोई राजनेता इनके बारे में बात नहीं करता, डरते हैं सब इनसे। अब समय आ गया है इन लोगों को जवाब देने का। अब जनता ही इन लोगों को जवाब देगी। इन लोगों को चौराहे पर खड़े करके फांसी पे लटका देना चाहिए या गोली मार देनी चाहिए। आतंकवादियों का साथ देने वाला हर आदमी आतंकवादी ही होता है। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जय हिंद चौहान जी, नमस्कार। आज जो चर्चा चल रही है इस पर मुझे सिर्फ माननीय सांसद
वटेवर ओवैसी को ये कहना है, अगर ये पाकिस्तान होता और तू वहाँ खड़ा होकर ये डायलॉग मार रहा होता तो अभी तक काट के फेंक दिया होता। सुअड़ के बीच साले औकात मेरा, न्यायपालिका की ऐसी बेइज्जती किसी। अवैसी जी, आप गलत सपोर्ट कर रहे हो। जब भी आपने किसी को सपोर्ट किया है और आपने गलत ही किया है। आप आप देश में रहते हो या कहाँ रहते हो? आपको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे तो अच्छा आप पाकिस्तान चला जाए। मैं कॉलर को और ऐसे मैसेज भेजने वालों को अपील करूंगा कि हम अपने तरफ से गैर धार्मिक बात ना करें और इसको कोई साहेब ना कहे, माननीय तो बिल्कुल नहीं लगाए। ये किसी सम्मान का पात्र नहीं है। ये गलती से सांसद बना है। भारत में तो राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिति सांसद की चुने जाने की क्या होती है आप जानते हैं। और भले ही इसको कोई महामहिम भी लगाने के लिए लगाता हो, हम तो इसको एक 4 कौड़ी का आदमी मानते हैं, क्योंकि जो अपनी देश के व्यवस्था की इज्जत नहीं कर सकता उसका तो 4 कौड़ी का भी कीमत नहीं होता। और इसके लिए इसको कोई माननीय, कोई साहब नहीं लगाए। अगर बाकी चैनल वाले जब इसको साहब साहब कहते हैं तो मैंने कई अपने मीडिया के मित्रों को कहा कि तुम तो सांप को साहब कह रहे हो, यह गलती क्यों करते हो? ऐसे लोगों को जो साफ की तरह इस देश का ही दूध पीकर इसके खिलाफ विश्वपन अगर करते हैं तो उनका सर कुचला जाना चाहिए। और ये काम केवल सरकार का नहीं है, ये काम केवल सरकारी व्यवस्था का नहीं है। आखिर समाज में जो व्यवस्था है वो कहाँ है? उन व्यवस्थाओं ने भी अपनी अस्तित्व की प्रतिबिंब यहां पर दिखानी चाहिए और ये नहीं दिख रही है और इसलिए इसका ये खुलेआम भौंक रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? मैं छत्तीसगढ़ से व्यास नारायण यसु बोल रहा हूँ, भटकवाड़ा से। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, ये अवैसी हिंदुस्तान की खाते हैं और ये पाकिस्तान की जाते हैं। मैं हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन करता हूँ ऐसे लोगों को, दोनों अवैसी गद्दार नमक हराम को, हेलो, हाँ, ऐसे नमक हरामों को मैं तो ऐसी मैं मेरे हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन करता हूँ, एक टांग को खम्भे में बांधे, एक टांग को ट्रैक्टर में, दोनों को केले के माफी 2 टुकड़ा चीर देना चाहिए ऐसे अवैसी गद्दार को जो हिंदुस्तान की नमक खाते हैं और हिंदुस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारों दोनों भाइयों को, ये गद्दारों मजहब की बात करते हैं। अभी इसने गद्दार में अभी क्या बोला इसके छोटे भाइयों ने कि हिंदू समाज को गली पका, हिंदू हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए, गद्दार नमक हराम लोग। चलिए धन्यवाद। गाली ना दे ऐसा हम चाहेंगे, बार बार अपील करेंगे। हम जानते हैं कि आप बड़े गुस्से में हैं और नमक हराम को नमक हराम कहना भी वैसे कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अकबर ओवैसी का, और ये दोनों भाई अगर हैदराबाद में किसी से डरते हैं तो ऐसे पत्रकार मोहसिन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन भाई क्या कहेंगे? इनका नंगा नाच दोबारा शुरू हो गया है। हेलो, हाँ बोलिए। आदाब सुरेश जी, तमाम भारतीय नागरिकों को मेरा आदाब। हाँ बोलिए। सुरेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में जो भी दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो लाइव, तो ये जो मस्जिद के अंदर इन्होंने आप लगातार बोलते जाइए। मस्जिद के अंदर इन्होंने जो स्पीच दिया है ये लॉ ऑफ लैंड है। द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के हिसाब से सेक्शन 3, 4, 5, 6 के उसमें जो है ये लोग आते हैं, तो उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं लिया जा सकता। ये मक्का मस्जिद जो चार मीनार के पास है और इसका मुतवल्ली माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो परमिशन नहीं देना चाहिए था, लेकिन परमिशन इन्होंने दिया है। यहाँ की सरकार को चाहिए, डीजीपी को चाहिए कि इनके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट के तहत इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाए। और जो पर्पस के लिए इन्होंने ये लिया है वो था जलसे यौमुल कुरान, तो सिर्फ कुरान की ये बात कर सकते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में जो है रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। उलमाए मशाइखीन को मालूम है और
जो कानून जानने वाले हैं उनको भी मालूम है। और ये जब यूट्यूब पे ये इनका वायरल हुआ है तो हमने इससे पहले भी कंप्लेन डाला है, लेकिन आज तक कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड यहाँ होता नहीं है, क्योंकि कमिश्नर AK खान साबिका कमिश्नर, उसके बाद अनुराग शर्मा जी साबिका कमिश्नर, और अभी तो DGP बन बैठे हैं। ये लोगों को पता है ना, ये लोग तो IPS ऑफिसर है, इनकी जो ट्रेनिंग, इनको सारी चीजें पता है, लेकिन क्या वजह पता नहीं कि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 5 बेंच का जजमेंट है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो इमीडिएट FIR रजिस्टर्ड करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। मतलब आपका कहना है कि इन्होंने धार्मिक कार्यक्रम करने के नाम पर मस्जिद का स्थान लिया, परमिशन ली और वहां पर राजनीति की, और ना केवल राजनीति की बल्कि देश के खिलाफ बात की, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी FIR होंगे उसको CBI को आप दे सकते, देने के बाद इनकी इंक्वायरी हो जाएगी तो इनको जो है जेल में डाला जा सकता है, इनको बंद किया जा सकता है। लेकिन ये तो राज्य सरकार जब कहेगी तब होगा ना, तो राज्य सरकार तो ऐसी करने की संभावना नहीं दिख रही है। चलिए, शायद मोहसिन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। इसका मतलब है ये आदमी ना केवल देश को गुमराह कर रहा है, कानून को गुमराह कर रहा है, ये साक्षात अल्लाह को भी गुमराह कर रहा है। उसका पवित्र स्थान मस्जिद धार्मिक स्थानों के नाम पर लेता है, धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर लेता है। और ये जो भाषण इसने दिया है ये मस्जिद में खड़े होकर दिया है, 50,000 लोगों के सामने दिया है। वो मुल्ला मौलवी वो कहां गए जो कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं और धर्म के नाम पर हमारे साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग वो नैतिक अधिकार खो बैठते हैं जब ओवैसी जैसे लोगों को मस्जिदों का उपयोग राजनीति, और राजनीति तो फिर भी हो सकती है, तुच्छ भी हो सकती है, लेकिन देश के खिलाफ युद्ध करने का और उसके लिए षड्यंत्र करने का, लोगों को उस्काने के लिए अपने धार्मिक स्थानों का उपयोग करने देते हैं। ऐसे लोग ओवैसी से कम जिम्मेवार नहीं है। हमारे साथ साध्वी प्राची जी जुड़ गई है। साध्वी जी, आप क्या कहेगी इस मुद्दे पर? देखिए, ओवैसी देशद्रोही है और मैं बार बार कह रही हूं, ये धार्मिक स्थान पर बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके हिंदुस्तानियों को खत्म करने की बात करता है, तो इससे बड़ा देशद्रोही हिंदुस्तान में मैं समझती कोई नहीं है। आतंकवादियों को समर्थन देता है, आतंकवादियों की फांसी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, न्यायपालिका पर उंगली उठाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ओवैसी हिंदुस्तान के हित में कभी कोई बात नहीं कह सकता। इसलिए सबसे बड़ा देशद्रोही अगर कोई है तो वो ओवैसी है। अभी अभी आपने सुना कि हैदराबाद से जो मोहसिन भाई वहां के पत्रकार थे जो इसके काले कारनामों को हमेशा उजागर करते, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर ये भाषण इसने दिया है वो जामा मस्जिद कहलाती है हैदराबाद की, जो मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान होता है। ऐसी जगह पर इसने कहा कि मुझे धार्मिक कार्यक्रम करना है, और वास्तव में वहां पर उन्होंने देश के खिलाफ उसने आग उगली है। तो क्या इस घटना को, इस पाप को देखने वाले जो मुल्ला मौलवी हैं वो भी इस पाप के भागीदार नहीं हैं? साध्वी जी, निश्चित रूप से वो भी भागीदार है। जब वो दुहाई देते हैं, बैठ करके बड़ी बड़ी आयतें पढ़ते हैं खुदा के लिए, तो वहां मानवता की बात होनी चाहिए थी, इंसानियत की बात होनी चाहिए थी, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए थी, धार्मिक उन्माद की बात नहीं होनी चाहिए थी, देश को तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए थी। जितना ओवैसी जिम्मेदार है उतने ही वे मौलवी भी जिम्मेदार है, जो बैठ करके उस मस्जिद में चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। देश को तोड़ने के लिए कोई षड्यंत्र अगर रचा जा रहा है तो वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि किसी ने कहा है पाप करने वाला पापी होता है, लेकिन पाप को सहन करने वाला महापापी होता है। बिल्कुल। क्या कहा था इसने? मजहब के नाम पर फांसी की क्या बात कही थी, देखिए। याकूब मेमन को मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते।
याकूब मेमन को मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। याकूब मेमन को मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम। ये पूरे बाइट में ये जो बाकी बहाने बता रहा है कि फलाने को नहीं हुआ, फलाने, ये देश को मिसगाइड करा है। हम इसके इस कुतर्कों का भी जवाब देना चाहते हैं। इसका कहना है कि केवल मुसलमानों को इस देश में फांसी दे जाती है, जबकि आजादी से अब तक 3% मुसलमानों को भी फांसी नहीं दी गई। जितनी फांसियां इस देश में हुई है उसमें कुल जितने लोगों को फांसी दी गई उनमें 3% भी मुसलमान नहीं हैं। अगर हम आबादी का अनुपात लगाएं तो कम से कम 20-25% होनी चाहिए थी, और अगर हम क्राइम के आधार पर अनुपात लगाएं तो 50% होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था धर्म के आधार पर न्याय नहीं करती, ऐसा आज तक तो हमारा भी मानना है और विश्वास है। उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें करना देश को मिसगाइड करना है, और इसलिए फलाने को नहीं हुई क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, यह कहना अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। दूसरी बात यह, राजीव गांधी हत्या और बीएन सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस हत्या की गुहाई देता है, ये दोनों केस की तुलना याकूब मेमन के केस से नहीं हो सकती। क्या कहता है इस कुतर्क में, देखिए फिर मैं इसका जवाब देता हूं। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पुनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। ये 2 केसेस का उदाहरण दे रहा है, लेकिन ओवैसी तू क्यों भूल रहा है, केरल का उदाहरण क्यों नहीं देता? केरल में तो मदनी को छोड़ने के लिए वहां भी तो विधानसभा का सेशन बुलाया गया था, और छोड़ने के लिए दिवाली के दिन विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तब यह भी नहीं देखा गया कि उस दिन के लिए छुट्टी है, यह भी नहीं देखा गया कि उस दिन हिंदू विधायकों को वहां विधानसभा में आना संभव है क्या नहीं है। उदाहरण ही देना है तो मदनी को क्यों भूल रहा है, जिसको आडवाणी के रथ यात्रा में बम धमाके के आरोप में बंद किया गया था। हालांकि हम किसी के भी विधानसभा ने राजनीति में उतरने के पक्षधर नहीं है, लेकिन इस उदाहरण की इसको याद दिलाना जरूरी है। रही बात जो 2 केसेस की तुलना यह करता है, ये 2 केसेस में राष्ट्रपति के साथ दया की याचिका पेंडिंग है। याकूब मेमन की दया की याचिका पर निर्णय हो चुका है। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, देश की तमाम जितनी न्याय व्यवस्था है, इसमें एक व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए जितने स्थान, जितने दरवाजे हैं, वो सब कुछ याकूब मेमन को दिए हैं। आखिर 22 साल हुए हैं और एक इतने बड़े संख्या में किसी बम धमाके पर लोग मरे, ऐसी इस देश में दूसरी कोई घटना भी नहीं है, जिसके लिए गुनहगार याकूब मेमन होने की बात को यह स्वीकारता है, लेकिन दूसरी तरफ ये मुसलमान होने का कुतर्क देता है। और इसलिए इसके कुतर्कों को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये कुतर्क ये मुसलमानों के मन में, बुद्धि में भेद पैदा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और इसलिए कल के कार्यक्रम के बाद हमने तय किया कि आज हम आंकड़ों के साथ बात करेंगे, और इसका विस्तार से सारी जानकारी www.sudarshannews.com इस हमारे साइट पर भी है और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी है। साध्वी प्राची जी के पास चलते। साध्वी जी, ये ऐसे लोग कुतर्कों के आधार पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या लोगों ने भ्रमित होने से कैसे बचना चाहिए? निश्चित रूप से ये देश को गुमराह कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मजहब के आधार पर फांसी क्यों। मैं पूछना चाहती हूं, बम ब्लास्ट में अजहर, कसाब, अजमल ही क्यों? जब बम ब्लास्ट में अजमल, कसाब और अजहर है तो फांसी किसी रमेश या सुरेश को नहीं दी जाएगी, अजमल और अजहर को दी जाएगी, और होनी चाहिए। जो इनका समर्थक है
उनको भी देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल देना चाहिए। ये देश को गुमराह कर रहे हैं और केवल एक समुदाय को गुमराह करके केवल एक समुदाय में खुशी पाना चाहते हैं। ये देश हित की कोई बात नहीं कर सकते, ना इनसे कोई उम्मीद की जा सकती, ना ये कभी हिंदुस्तानी हो सकते। इसीलिए ये केवल और केवल, मैं तो एक ही बात बार बार कह रही हूं। आप तो इनके हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं, ये तो कहते हैं ये हमारे बाप का मुल्क है। खुलेआम देखिए, वीडियो में दिखाते हैं, ये हिंदुस्तान को अपनी बाप की जागीर समझते हैं। देखिए, बाप की सरजमीन है ये। हम तमाम सारी कायनात क्या है, बनी आदम है नहीं है। जिस घर में अब्बा आए तो अब्बा का होगा नहीं होगा। ये हमारे बाप की सरजमीन है। पूरा मुल्क हमारा है, तुम घर की बात कर रहे हो। और ये क्या सरजमीन है हिंदुस्तान की। सुनो आरएसएस वालों, ये जो हिंदुस्तान की सरजमीन के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यहां से ठंडी हवा की खुशबू आती है, तो ये हमारी बाप की सरजमीन भी हुई और यहां से ठंडी हवाएं जो खुशबू आ रही है, सुबह क़यामत तक यही ठंडी खुशबू हवाएं तौहीद और रिसालत की चलती रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने से रोक सके। ये उन लोगों ने इस पर सोचने की जरूरत है जो ये मानते हैं कि हम सुरक्षित है। ये इसका बोलने का जो दावा है, कश्मीरी पंडितों को याद करिए, चुप बैठने का नतीजा खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। ये हिंदुस्तान को अपनी बाप की जागीर समझ रहा है। आपका भी कश्मीरी पंडित होने वाला है जो चुप बैठने वाला है, और इसलिए चुप मत बैठिए, इसके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। तो दुर्भाग्य से हमको उस गलती का नुकसान खामियाजा दोबारा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन इतिहास में तो हमारे गौरवशाली शौर्यवान पुरखे होते हुए भी हम इस दुख को झेल चुके हैं, और अब तो हिम्मत वालों की कहीं दिखते भी नहीं हैं। तो न जाने इसके ये गलत इरादे के खिलाफ कौन खड़ा होगा। कई कॉलर हमारे साथ लंबे समय से वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मुझे ये कहना है कि एक बोलता है कुरैशी कुत्ता कमीना कि जितने दुनिया में पैदा होते हैं वो सब मुस्लिम पैदा होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब दुनिया में जितने पैदा होते हैं तो सब हिंदू पैदा होते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बनाए जाते हैं इंडिया में, हिंदू धरती पे आने के बाद, क्योंकि उसका लंड कट किया जाता है। आप गलत शब्द का यूज मत करिए, मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट करूंगा, ये नंबर भी हम ब्लॉक करेंगे। आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बोल रहे, हम इस देश के आम आदमी को बोलने की ताकत दे रहे, उसका केजरीवाल की तरह गलत फायदा मत उठाइए, या इसमें और आप में कोई फर्क नहीं, ऐसा मैं कहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। कहना चाह रहा था कि ओबीसी पिछले 10 साल से जिस तरह से इसने माहौल बना रखा है 10 सालों से, उस माहौल ने इसने बहुत बदनाम किया हुआ मुसलमानों को। इस एक आदमी की वजह से बहुत मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। जब ये आदमी अगर इतना दोषी है तो इसे क्यों नहीं पागल खाने डाल दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन मैं आपकी बात के साथ एक बात को जोड़ना चाहूंगा। इस देश के मुसलमान इसके खिलाफ बोले भी तो ना, बोल के विरोध भी तो दिखाए, असहमत है ये तो दिखाए। धन्यवाद। अगर इसके खिलाफ हम हैं, हम खुलेआम बोल रहे, परिणामों की चिंता करे बगैर बोल रहे, जो इसके खिलाफ है। हम नहीं कहते कि सारे मुसलमान इसके साथ है, हम तो कहते हैं कि जो साथ नहीं है वो खुलकर सामने आए, वो इसके खिलाफ अपनी बात बोले, अपनी बात को बोल के दिखाए, और जो बोल के नहीं दिखाएगा वो मौन रहेगा, तो मौन का मतलब इसका समर्थन माना जाएगा। वो मुसलमान है या नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं कह सकता जो इसके पाप पर मौन रहता है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं,
भारत की एक आक्रामक हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना के बारे में ये क्या कहता है, देखिए। शिवसेना वालों, तुम्हारे पास बिस्मिल्लाह होटल की बिरयानी लेके आके कुछोड़ के खिलाऊंगा तुम्हारा। क्या बोलूंगा, और उसके बाद बोलूंगा ये बिस्मिल्लाह के साथ साथ बड़े की भी है, क्या करोगे? शिवसेना वालों, तुम्हारे पास बिस्मिल्लाह होटल की बिरयानी लेके आके कुछोड़ के खिलाऊंगा तुम्हारा। क्या बोलूंगा, और उसके बाद बोलूंगा ये बिस्मिल्लाह के साथ साथ बड़े की भी है, क्या करोगे? इसके ऊपर मेरा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को और खास करके कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्या बाला साहब ठाकरे होते तो इसकी ये हिम्मत होती? इसने जो बोला है उसका मतलब मैं समझाता हूं। इसने कहा है कि मुंह में बिरयानी ठोस कर खिलाऊंगा, और उसके बाद का वाक्य पूरे हिंदुस्तान ने और खास करके शिवसेना वालों ने समझना चाहिए। वो कह रहा है कि बड़े की भी खिलाऊंगा। इसका मतलब जिसमें बैल और गाय का मांस होता है उसको बड़े का मीट कहा जाता है, वो भी शिवसेना वालों के मुंह में महाराष्ट्र में घुसकर खिलाऊंगा। ऐसा कहने वाले को शिवसेना जैसे पार्टी के लोग क्यों मौन रहकर इसको बोलने का मौका दे रहे हैं? आवाज बंद नहीं कर सकते? हमें तो बाला साहब ठाकरे की याद आ रही कि वो अगर होते तो क्या ऐसा होता? मुझे तो आशा है कि कदापि नहीं होता। आज के शिवसेना को अपने अस्तित्व को दिखाकर इसके अस्तित्व को मिटाना होगा। साध्वी जी क्या बोल रहा है देखिए। ये हिंदू पार्टी को कह रहा है कि मुंह में बड़े का मांस डालेंगे। क्या कहना है आपका? क्या कहां है हिंदुत्ववादी संगठन? क्यों नहीं बोलते इसके खिलाफ? मुझे तो सुनकर के भी इसको बड़ी शर्म महसूस हो रही है। आखिर शिवसेना के लोग कहां चले गए? बिल्कुल सच बात है। लेकिन मुझे एक शिकायत इस मीडिया से भी है। अगर साध्वी प्राची कहती है कुछ तो पूरे देश में हल्ला मचाते हो। साध्वी प्राची का एक और विवादित बयान, जहरीली साध्वी, ये ओबीसी कह रहा है कि महाराष्ट्र में घुस करके शिवसेना को बैल और गाय का मांस खिलाएगा। इसकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत किसी भी मीडिया ने आज तक पूरे देश को नहीं दिखाया। आखिर क्यों? इस पर विचार करना चाहिए मीडिया को। बड़े शर्म की बात। बिल्कुल, हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं जो विंडो में, वो है हैदराबाद में अभी अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद भाग्यनगर में ये ओवैसी के पुतले को जलाया गया है, जहां पर आपका अपना एक छत्री साम्राज्य होने का दावा करता है। वहां का ये सांसद मतलब एक प्रकार से मालिक होने का दावा करता है। उसी हैदराबाद में सुदर्शन के बिंदास ने यह स्थिति निर्माण की है कि राष्ट्रभक्त आगे आकर इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये बिंदास बोल में जब भी ऐसे विषय उठते हैं तो देश भर में ऐसी प्रतिक्रिया आना शुरू होती है। यह उसको उसके घर में ही चैलेंज है, और ये प्रतिक्रिया हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको विस्तार से देखने के लिए आप सुदर्शन की खबरों को, समाचारों को देखते रहिए। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, कारणों पर नजर डालते हैं। कॉलर के पास बाद में जाएंगे, कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आतंकियों का समर्थक ओवैसी, आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तान से आकर मुंबई में निर्दोष लोगों को मारता है। दुनिया उस खूंखार आतंकी के कारनामे को देखती है। हर व्यक्ति उस आतंकी को फांसी पर लटकाने की बात करता है, लेकिन ओवैसी उसे बच्चा कहता है। जब अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया जाता है तो ओवैसी कहता है बच्चे को फांसी पर लटका दिया। वैसे ही जब आतंकी याकूब मेमन को फांसी पर लटकाने की बात हो रही है तो फिर से आतंकी की फांसी का विरोध होता है। आतंकवादियों को धर्म से जोड़ता ओवैसी कह रहा है याकूब मेमन मुसलमान है, इसलिए उसे फांसी दी जा रही है। जब दुनिया ये कह रही है आतंक का कोई धर्म नहीं हो सकता, तो फिर कैसे ओवैसी एक आतंकी को धर्म से जोड़ रहा है? ऐसे में सवाल उठता है, क्या ओवैसी किसी एक धर्म को बदनाम करना चाहता है? आतंकी की फांसी पर सियासत, आतंकवाद की हर तरफ से आलोचना हो रही है, लेकिन ओवैसी आतंक की आलोचना करने के बजाय उसे धर्म से जोड़ता है। ओवैसी बोलता है आतंकी को मुसलमान होने की वजह से फांसी दी जा रही है, अगर कोई और होता तो उसे फांसी नहीं दी जाती। न्यायपालिका का अपमान करता ओवैसी देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वो बोल रहा है कोर्ट में सही तरीके से याकूब मेमन के केस को नहीं रखा गया,
लेकिन सारी कार्रवाई को देखने से पता चलता है कि याकूब मेमन का केस 20 साल तक चला। सभी न्यायालयों ने और राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की अर्जी को खारिज कर दिया। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि सही कार्रवाई नहीं हुई? समाज को धार्मिक आधार पर बांटता ओवैसी धार्मिक आधार पर लोगों को भड़का रहा है। गरीबों को भड़काकर उनका वोट हासिल करने का षड्यंत्र भी रच रहा है। गरीबों को शिक्षा की बात करने के बजाय उन्हें जिहादी बनाने पर तुला है। देशद्रोही हरकतें करता ओवैसी कहता है ये हमारे बाप की जमीन है। पाकिस्तानी आतंकियों का समर्थन करता है, दूसरे धर्मों का अपमान करता है, संसद और तिरंगे तक का अपमान करता है, मगर फिर भी वो देश में खुलेआम घूमता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, मेरा सवाल मेरे पास 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल सुरेश जी से है, सुदर्शन न्यूज के, कि जब भी हमारी साध्वी जी कोई बयान देती हैं या कोई दूसरे हिंदूवादी नेता जो हैं विश्व हिंदू परिषद के या भाजपा के जो कोई बयान देते हैं, तो उन बयानों को जो मीडिया दिखाता है वो जहरीले बयान दिखाता है। लेकिन जब ओवैसी, आजम या अबू आजमी जैसे नेता जो कि आतंकवादियों का समर्थन भी करते हैं, जब वो कोई सवाल करते हैं तो उन सवालों को बड़ा सामान्य तौर पे एक आम बयान के तौर पे दिखाया जाता है। एक तो ये भेदभाव क्यों किया जाता है हिंदुस्तान में हिंदूवादी नेताओं के साथ या हिंदुओं के साथ? और मेरा दूसरा सवाल साध्वी जी को प्रणाम करना चाहूंगा, साध्वी जी से है कि अबू आजमी ने, आजम खान ने, जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, ओवैसी जी हमारे सांसद भी हैं हैदराबाद के। आप जी मत लगाइए, जी क्यों लगा रहे हैं? और वो एक आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, उसकी फांसी का विरोध कर रहे हैं। जी लगाने वालों को हम बात नहीं करने देंगे। इसको एक बार ये दिखाना पड़ेगा। भले कोई कहे कि ये पत्रकारिता में बैठता है कि नहीं बैठता है, मुझे पता नहीं कि ये पत्रकारिता की जरूरत है कि नहीं, ये हिंदुस्तान की जरूरत है और उसको मैं इस चैनल पर जरूर फॉलो करूंगा। रही बात मीडिया ने ऐसी करने की, तो ये मीडिया वालों का सवाल है। मैं तो पूछता हूं और कॉलर ने भी पूछा है, हमारे मीडिया के भाईबंद ये जवाब जरूर दे कि आखिर ओवैसी पर ये रहम क्यों? साध्वी जी, आपको भी कुछ सवाल पूछा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब हम कोई बयान देते हैं उन्हें जहरीला बयान बना करके मीडिया प्रस्तुत करती है। लेकिन आज जो ये ओवैसी का जो देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा नाटक मस्जिद में खड़े होकर के पूरे देश को गुमराह कर रहा है। अब सारी मीडिया, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया मौन है ओवैसी के साथ। आखिर क्यों? ये बिल्कुल सच बात है। अभी जो कॉलर ने कहा मैं समर्थन करती हूं और इनका धन्यवाद करती हूं। दूसरी बात कही कि ये आतंकियों का समर्थन करते हैं, तो ये आतंकी नहीं है। मैं बहुत बार कह चुकी, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं निश्चित रूप से वो भी आतंकवादी है, वो भी देशद्रोही है। मैं बार बार यही कहती हूं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं। जितने वीडियो हमारे पास आएंगे उनमें से चुनिंदा अच्छे वीडियो को हम लाइव में भी दिखाएंगे और उसके बाकी सारे वीडियो हम हमारे सोशल मीडिया के सारे हैंडल पर भी अपलोड कर देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मुझे ये कहना है कि ये जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर लोग सिर्फ ओवैसी बोलता है 15 मिनट में पुलिस हटा दो, 100 करोड़ का ये कर दूंगा, और ये बोलता है कि इतना बड़े का मांस खिला दूंगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर इस पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी और जेडीयू, आरजेडी ये सब क्यों नहीं बोलते? कुछ हिंदू बोल देगा कि पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोग पाव करने लगते हैं। और जब कोई मुस्लिम नेता बोलता है हिंदुओं के देवी देवता के विषय में कुछ भी बोलता है, तो ये मीडिया वाले भी चुप रहते हैं और नेता भी चुप रहते हैं, क्यों? बिल्कुल, यही सवाल बार बार आ रहा है और इसका जवाब देना होगा। हम परिणामों पर नजर डालते कि ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। ओवैसी परिवार का इतिहास देशद्रोह भरा। वैसे तो ओवैसी के पूरे परिवार का रिकॉर्ड ही देशद्रोह भरा रहा है। ओवैसी का दादा अलग हैदराबाद बनाने की बात कहता था। हैदराबाद में ओवैसी के दादा ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया।
बात यहीं तक नहीं रुकी। ओवैसी का दादा सरदार पटेल को भी दिल्ली में आकर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार पटेल पूरे हैदराबाद को ही इन देशद्रोहियों से मुक्त करा देते हैं। ओवैसी लगातार देशद्रोह करता रहेगा। पिछली कई सरकारों ने ओवैसी को बढ़ावा दिया, लगातार उसकी ताकत बढ़ती रही, लेकिन किसी ने भी उस पर कार्रवाई की बात तक नहीं की। ऐसे में लगता है ये देशद्रोही और देश को तोड़ने की बात करता रहा है। ओवैसी के आतंकी संबंधों की जांच नहीं होगी। आखिर क्यों ओवैसी आतंकवादी की पैरवी कर रहा है? क्यों आतंकी को फांसी से बचाना चाहता है? क्यों आतंकी को धर्म से जोड़ रहा है? क्या कहीं ओवैसी का संबंध आतंकी से तो नहीं है? देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है। जिस तरह से ओवैसी बंधु अनपढ़ लोगों को भड़काते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटकर उन्हें भड़काया जाता है, दूसरे धर्मों का अपमान किया जाता है। ऐसे में देश में सांप्रदायिकता भड़काने का खतरा हर वक्त बना रहता है। देश के फिर से बंटवारे का खतरा बढ़ जाएगा। देशद्रोही ओवैसी अपने दादा की तरह भारत को तोड़ने के सपने देखता रहता है। खुलेआम भाषण देकर कहता है हम ताजमहल भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी और लाल किला भी, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की देन है। ये सांसद है और सांसद होने के बाद संसद के जो नियम है उसके अनुसार किसी संसद सदस्य को अगर भारत के बाहर जाना है तो कम से कम संसद को बताना पड़ता है, सभापति को, सचिव को बताना पड़ता है। ऐसा ना करना विधि निषेधों का उल्लंघन है और ये ओवैसी ने किया। और एक कहा गया, फोटो में देखिए, ऐसे देशों में जो दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, ऐसे देशों में जिनके साथ भारत के राजनीतिक रिश्ते जो है वो सही नहीं है। देखिए ये स्क्रीन पर फिलिस्तीन से लेके तमाम ऐसे कुछ देश है, सीरिया और उन जगह पर जहां आईएस अपनी एक्टिविटी चला रही है, ऐसी जगह जहां पर आपस में युद्ध चल रहे हैं, ऐसी जगह जहां पर सामान्य जीवन खतरे से भरा हुआ है, ऐसी जगह जहां पर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के, दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है। ऐसे देश, ऐसे लोग, ऐसे संगठन जो दुनिया के लिए खतरा माने जाते हैं, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो इंटरपोल में मोस्ट वांटेड है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के ब्लैक लिस्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के ब्लैक लिस्ट में हैं, लेकिन उनको ये मिल रहा है वो भी सभापति के अनुमति के बगैर। हम लोकसभा के सभापति को भी इस विषय पर चाहेंगे कि वो कार्रवाई करें। कॉलर हमारे पास से, लेकिन व्हाट्सएप के भी कुछ वीडियो आए हैं, वो भी देख लेते हैं। सुरेश जी, मैं नासिक से बोल रही हूँ। ये ओवैसी आतंकवादी को साथ देता है तो हमारी भारत सरकार चुप के बैठी है। साधु संतों को जेल और ये सुअर के बच्चे खुलेआम फिरते हैं। आप देख रहे हैं कि देश की गृहिणियां भी सामान्य तौर पर ऐसी प्रतिक्रिया आपको देश के किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। इस ओवैसी के, इस दरिंदे के खिलाफ जो राजनेता मौन है, जो अपने आप को शेर कहने वाले मीडिया वाले मौन है, वो जरा इस माता जी का वीडियो देखिए। इसमें हिम्मत है कि इसने कहां से बोल रही है ये बताकर वीडियो में ओवैसी को चैलेंज किया है। जहां पर उसके विधायक चुनकर आए हैं, ऐसी जगह पर इस देश की महिलाओं में हिम्मत है, लेकिन देश के नेता चुप है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, ये ओवैसी इतना अपने देश का, हिंदुस्तान के खिलाफ में बात करता है। हाँ। इसके लिए कोई सजा कानून नहीं है क्या? इसको तुरंत फांसी देना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना है। और अपने देश के अंदर में कोई अपने मुल्क का, पड़ोसी देश के हिफाजत। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारा कानून ऐसा है, वही तो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है ना। कानून तो इसके पोते को भी सजा नहीं दे पाएगा, ये भी पाप करे, इसका बेटा भी करे, पोता भी करे तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून इतना लचीला है। इसके भाई को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला धारा लगाने के बावजूद, देशद्रोह की धारा लगाने के बावजूद एक जज ने 10,000 रुपए में जमानत दे दी। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान को ललकारने के खिलाफ जब धाराएं लगाई जाती, अरेस्ट किया जाता है, तो 10,000 रुपए पे सहारा श्री को 10,000 करोड़ रुपए लाओ फिर जेल से छोड़ेंगे, ये न्यायालय की एक तरफ कहती है, और एक तरफ 10,000 रुपए में देश के खिलाफ युद्ध छोड़ने वाले को
खुलेआम छोड़ने दिया जाता है और छूटने के बाद वो उसी गुनाह को बार बार करता है। ये तो इस देश का अंधा कानून है जिसको आंखें लगाकर बारीकी से देशद्रोहियों की हरकतों को देखना जरूरी है। हम आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तानियों को कुत्ता कैसा कह रहा है। देखिए, याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। तो याद रखो नौजवानों, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते के बच्चे हैं। तुम अल्लाह की तरफ पलटो, ये खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। मैंने तो कल इसको जो कुत्ता बोला था वो शब्द वापस ले लिया। मुझे लगा कि दुनिया का सबसे ईमानदार प्राणी कुत्तों पर मैं अन्याय कर रहा हूं, क्योंकि ओवैसी को कुत्ता कहना इस दुनिया के ईमानदार प्राणी कुत्ते का अपमान है। इसलिए मैंने तो कुत्ते का शब्द वापस लिया। और ये भी कह रहा है कि मैं कुत्ता नहीं हूं, मतलब कुत्ता तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है। ये तो बेईमान है। ये तो जिस देश में रह रहा है, जो देश इसको दूध पिला रहा है, वहां पर ये सांप बन रहा है। जो देश इसको साहब बनाना चाह रहा है, वहां पर ये सांप के करतूते कर रहा है। साध्वी जी, इसकी हरकतें, इसके बयान, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान सो रहा है। कब जागेगा, कैसे जागेगा? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका परिणाम क्या होगा? जो हिंदुस्तान के प्रति वफादार नहीं है, जो सदैव देशद्रोह की बात करता है, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, जो एक नया पाकिस्तान खड़ा करने की बात करता है, इसका परिणाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूं कि इसका परिणाम गौरव और सचिन का कत्लेआम मुजफ्फरनगर कांड हुआ। इसका परिणाम अभी बरेली के अंदर शेरगढ़, जो कि पूरे देश ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, वहां कुछ मन चले ओवैसी के ही चेले हैं जो उन बच्चियों को घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। वो लड़कियां बड़ी डरी हुई, बड़ी सहमी हुई, बड़ी भयभीत, बड़े खौफ में जी रही है। और सुरेश जी, आपको आश्चर्य होगा, 10-12 गांव के बीच में ओवैसी का एक गांव, और उस गांव के वो मन चले उन बेटियों को घर से निकलने पर बंद कर दिया, उनको भयभीत करके, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी करते, अश्लील हरकतें करते हैं, उनको धमकियां देते हैं। कई लड़कियों का अपहरण हो चुका शेरगढ़ के अंदर। और आज परिस्थिति ऐसी हो गई, कई वर्षों से मुझे पता चला कि 500 लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ करके घर बैठ गई। ये परिणाम हिंदुस्तान के अंदर होता जा रहा है। ओवैसी के चेले, ओवैसी जैसी मानसिकता के गंदे लोग, ओवैसी जैसे देशद्रोही लोग, ओवैसी जैसे मन चले लोग उन बेटियों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, साध्वी जी संकोच कर रहे, लेकिन मैं देश के दर्शकों को बताना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि सत्य भला ही कितना भी कड़वा हो, तीखा हो, लेकिन उसको सुनना चाहिए। ये जहां की बात करे साध्वी जी, वहां पर कुछ मन चले इसके शिष्य या इसके वंशज नदी में नंगे नहाते हैं। 25-30 साल के लड़के अगर नदी में नंगे नहाएंगे और वहां से कोई लड़की गुजरेगी तो पानी के ऊपर आएंगे, तो ये अश्लील हरकत नहीं है क्या? लेकिन वहां का प्रशासन कहता है कि नदी में नहाना कानूनन अधिकार है। अगर कोई नंगा नहाता है तो उसके खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कानून नहीं कार्रवाई करेगा तो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि 500 बहनों का सवाल है। वो घर के बाहर नहीं निकल पा रही है, शिक्षा नहीं ले पा रही है। या तो ये उनकी शिकार हो जाए या फिर वो घर में कैद हो जाए। ये कैसा हिंदुस्तान है साध्वी जी? पूरे देश के माध्यम से आपका चैनल चल रहा है। मुझे अफसोस है, एक महिला आयोग की उपाध्यक्षा वहां गई कल, सुनीता यादव। शर्म आनी चाहिए अगर वो चैनल देख रही है। वो कह रही है उन मन चले गुंडों को अपना भाई बनाओ। अगर तुम अपना भाई नहीं बनाओगी तो तुम्हारी कोई शादी नहीं करेगा। शर्म आनी चाहिए, डूब करके मर जाए वो सुनीता यादव
जो उपाध्यक्ष महिला आयोग की है वो उत्तर प्रदेश सरकार की रिश्तेदार है, इसीलिए वो जाकर के ऐसी गंदी बात कर रही है, ऐसी गंदे विचार उन बच्चियों को दे रही है। सुनीता यादव की बच्ची के बराबर में रहने वाला लड़का अगर नंगा नहाए तो क्या सुनीता यादव उस बच्ची अपनी बेटी को कहेगी कि तेरा भाई है? और 25-30 साल का ये नारा है, शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बात भगवान श्री कृष्ण को भी कहना चाहिए था, द्रौपदी को, कि दुशासन तेरा भाई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एक नारी का अपमान करना, एक नारी को दुखी करना, उसकी आह लेना, यह सबसे बड़ा महापाप है। आज सुनीता यादव हो या फिर एक एसओ अरुण यादव, उसने भी कल वहां की बेटियों को धमकाया और उन्हें कहा कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुम बार बार मीडिया में आके बयान दे रही हो, अरुण यादव तुम्हारी बेटी नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी उन बेटियों में होती तो तुम्हें वो दर्द होता। मैंने उन बेटियों के दर्द को सुना, इसीलिए मैंने महापंचायत बुलाई और 27 में महापंचायत होगी। और बिल्कुल आप जाइए, हम आपको पूरा समर्थन करेंगे और जो भी हो सकता है हम आपकी तरफ से जरूरत पड़ी तो वहां भी आएंगे, क्योंकि अगर 500 लोगों का सवाल है, क्या ऐसे दरिंदों के खिलाफ एक व्यक्ति का भी सवाल है तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। इस देश में देश के गद्दारों के खिलाफ जो लड़ना चाहता है उसके साथ सुदर्शन पूरे दमखम के साथ खड़ा रहेगा। जहां पर भी ऐसा अन्याय हो रहा है हमको जरूर बताइए। आज ये दूसरा पार्ट हम यहाँ पर खत्म करें, लेकिन हम कल तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। हम आपको दिखाएंगे कल के पार्ट में भी कारगिल के दिवस पर हम आपको ये विशेष दिखाएंगे कि एक तरफ देश के लिए मरने वाले हैं और दूसरी तरफ देश को मारने वाले हैं। क्या है संकल्प हमारा, इस पर बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।